जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूडेका लैब। और ये मैथ्स का पेपर का डिस्कशन है। और ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये 67th बीपीएससी के प्रीलिम्स में आया था, जो कि 10 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए और आपके 10 नंबर पक्का से फिक्स हो जाए। आप उस 10 नंबर को क्या करो, अपने कंट्रोल में कर लो। एक चीज और, अगर ये 67 का पहली बार में जो एग्जाम हुआ था उसका पोर्शन है, उसके बाद वापस से री एग्जाम हुआ था क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो ये पहला वाला पोर्शन है, मतलब पहली बार में जब एग्जाम आपने दिया था उसका है। आपने मतलब जिन्होंने दिया है, जो नए कैंडिडेट या जो नए एस्पिरेंट है उनके लिए तो ये बिल्कुल नया है। जिन्होंने दे रखा है तो वो एक चीज गौर करेंगे कि जो पहली बार जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था और जो री एग्जाम हुआ था तो उसमें हूबहू क्वेश्चन मैथ के रिपीट कर गए थे। रिपीट करने का मतलब कि डिजिट इधर उधर था, बट जो कॉन्सेप्ट होता है और जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। तो अगर आप लास्ट टाइम जो एग्जाम दिए थे उसको पढ़ के गए थे अच्छे से या फॉर्मूला वगैरह देख के गए थे तो आपके पेपर तो पक्का से बहुत सही गए होंगे। अगर नहीं गए होंगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि अरे यार, सेम था, क्वेश्चन तो सेम था, क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास था, लेकिन मैं इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं गया, मुझे लगा आ जाएगा। और उस टाइम जब पेपर में अपियर हुए होंगे तब भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नहीं बना होगा, और बाद में अपियर होने वाले थे री एग्जाम में तब भी आपने छोड़ दिया वो 10 क्वेश्चन। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अभी तो निगेटिव मार्किंग ऐड हो गया है तो 0.25 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन जो है वो है क्लॉक से रिलेटेड, और मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM। 8 AM पे उसको फिक्स कर दिया गया है। क्लॉक जो घड़ी है उसको 8 AM पे फिक्स कर दिया गया है। एंड क्लॉक गेन 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। ठीक है, what will be the true time when the clock indicates 1 PM on the following day। तो आप सीधी सादी लैंग्वेज में समझिए कि क्या है, ये एक फॉल्टी घड़ी है। फॉल्टी घड़ी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हर एक 24 घंटे में घड़ी क्या होता है, 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, घड़ी का टाइम फास्ट करके ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फास्ट है। मतलब कि घड़ी में 24 घंटे में घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जा रहा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिखा रहा है। ठीक है, और हमने घड़ी को कब सेट किया था, 8 AM पे सेट किया था। ठीक है, तो हमने घड़ी को 8 AM पे क्या किया था, फिक्स किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया था। और 24 घंटे में तो देखिए आप, 24 आवर्स में ये 10 मिनट गेन कर रहा है। ठीक है, 10 मिनट तो 1 घंटे में कितना गेन कर रहा होगा, 24 मिनट। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको काटा कुटिम करेंगे तो 2 5 और ये 12। इसका मतलब कि 1 आवर में 5/12 मिनट ये आगे बढ़ जाता है। बोल रहा है हर एक घंटे में कितना मिनट आगे दिखा रहा है घड़ी, 5/12 मिनट आगे दिखा रहा है। तो ये आपका इजी हो गया, 1 घंटे में भी आप निकाल लिए। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द ट्रू टाइम। आपको सही टाइम बताना है जब घड़ी 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, जो अगला दिन आ जाएगा तो घड़ी में 1 बज रहा है वो दिखा रहा है, फॉल्टी घड़ी। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको रियल टाइम बताना है। 1 बज रहा है वो तो बता दिया क्वेश्चन, बट 1 ना बज के वो कुछ तो बज रहा होगा ना, मतलब घड़ी क्या है, फास्ट था। तो 1 बज रहा है इसका मतलब उसके पहले कुछ टाइम हो रहा होगा, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए 8 से सुबह ये 8 AM से नेक्स्ट डे का 8 AM क्या हो गया, 24 आवर्स। 24 आवर्स और उसके बाद 1 PM भी है। तो ठीक है, 8 के बाद क्या आगे बढ़ना है, 9 10 11 12 1, तो 1 PM आ गया। तो 5 घंटा और ऐड करना है, तो 24 + 5 = 29। तो टोटल आवर कितने हो गए हमारे, 29 आवर। 1 आवर में 5/12 मिनट आगे बढ़ रहा है, तो 29 आवर्स में देखिए, आपको मैं सिंप्लीफाई में बता देती हूँ। 1 आवर में 5/12 मिनट आगे, तो आपको 19 आवर में निकालना है। 29 आवर में 29 आवर में कितना बढ़ा होगा, तो 5/12, 1 को यहाँ करेंगे और 29 को यहाँ, तो इतना मिनट आगे क्या होगा, घड़ी बढ़ गया होगा। तो ये कितना आएगा, 9 × 5 = 45, कैरी 4, 5 × 10 और 4 = 14, और ये हो गया इतना।
तो ये इतना मिनट क्या होगा, ये आगे बढ़ गया होगा। तो ये कितना है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 12 1 2 हो गया 25, 12 दूना 24, 1 तो 0, मतलब ये इतना मिनट घड़ी क्या है, 12 मिनट आगे बढ़ गया है। तो आप देख ले 1 बज रहा है, 12 मिनट आगे है, तो आपको एक्चुअल टाइम निकालना है। तो ऐसे भी आप वर्बली भी कर सकते हैं। 1 बज रहा है, 12 मिनट पीछे करेंगे तो क्या होगा, 12 मिनट पीछे करेंगे तो 1 से पीछे आएंगे 12 मिनट, तो 12 तो बज जाएगा ना, 12 बजेगा, और 12 मिनट और पीछे करना है तो क्या हो जाएगा, 48 मिनट होगा ना। कैसे, 48 में आप 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जैसे ही 12 60 होगा, इसका मतलब क्या होगा, 1 PM हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, जो मिनट आया है बस उसको आपको माइनस कर देना है, जितना भी आवर है दिया हुआ। सिंपली वैसे ही बहुत इजी से, जैसे घड़ी या घड़ी का सुइया, जैसे आप पीछे घसका रहे वैसे। तो क्या है, 12 मिनट पीछे करना है, तो 1 बज रहा है तो 1 में 12 मिनट पीछे करेंगे तो 10 मिनट पहले पीछे किया। जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है 9 10 11 ये 12, ठीक है, और ये 1, तो 1 पे घड़ी था तो 10 मिनट पीछे किया हमने, तो ये हो गया 5, और ये हो गया वापस से 10। ऐसे मिनट बाई मिनट करेंगे तो उसे आप इसको विजुअलाइज कर रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस 12 मिनट माइनस करना है। और नहीं तो क्या करेंगे आप, जैसे कि ये है 12 है तो 12, क्योंकि 12 मिनट पीछे जाना है तो 12 तो लिखेंगे ही, 12 तो बजेगा ही, और ये 60 कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली में 1 घंटा ही हो रहा है, तो 60 में 12 मिनट माइनस करेंगे। 10 में से 2 गया 8, और 5 में से 1 गया 4, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 12:48 मिनट हो रहा है। ऐसे भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसे तो ये वाला पोर्शन आवर में होता है, ये होता है मिनट में। तो 12:60 मतलब 1 बज रहा है, 1 जो बज रहा है वो लिख लिया हमने, लेकिन 12 मिनट पीछे करना है, तो 12 क्या किया मैंने, माइनस कर दिया, तो 12:48 मिनट। आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन दिया है उसका आपको वैल्यू निकालना है। तो अब एक चीज गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे कोई चीज क्या है, रिपीट हो रहा है, जैसे कि 2 1/2 -1/2, फिर है -/2, तो ऐसे से डॉट। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पैटर्न है आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे, ये वाला जो पैटर्न है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है टू द इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक रिपीट हुए जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करते हैं ना, मान लिया, तो x = 2 -1/x, ये वाला पोर्शन को हमने क्या मान लिया, इन्फिनिटी वाले पोर्शन को x मान लिया। तो x = 2 1 - x, तो ये x इधर आएगा, तो x² = ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे x² - 2x + 1 = 0। और जब भी इस टाइप का इक्वेशन हो जो माइनस और प्लस का हो, तो जो वैल्यू आता है a और b का वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है, क्योंकि बीच वाला क्या है, माइनस है, और लास्ट वाला जो क्या है वो प्लस है। माइनस और प्लस का साइन रहे तो जो 2 वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। और वो निकालते कैसे है, तो ये 1 है, इसको एलसीएम लेते हैं, तो 1 का एलसीएम 1 ही होगा, और आपको लाना 2 है, तो 1 1, इसका मतलब 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 आर डिविजिबल बाय 4 5 6। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप एपी के हेल्प से, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से, और एक आप जनरल कर सकते हैं, जैसे कि आप बेसिक से जाएंगे या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से जाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं, पूछ रहा है कि कितने नंबर्स हैं बिटवीन 200 और 600 के बीच में, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 5 और 6 तीनों से क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों से डिवाइड करना है तो एक काम करते हैं ना, तीनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो इकट्ठा आ जाएगा एक वैल्यू। तो 4 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, देखिए, तो आ जाएगा 60। तो क्या हो गया, 60 हो गया एलसीएम। लेकिन क्या 60 नंबर 200 और 600 के बीच में आता है, नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर तो नहीं होगा, तो 60 का मल्टीपल होगा सारा। तो 6 का टेबल पढ़ दे, 12 18 24 30 36 42 48
540 और 600। तो ये क्या हो गया, ये सारे नंबर्स आ गए। ये सारे वो नंबर्स हैं जो इससे 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 पूरे पूरे डिविजिबल हो जाते हैं। लेकिन क्या जरूरी है ये सारे नंबर इनके और इनके बीच में आते हैं? तो नहीं है। तो चेक करेंगे, 60 नहीं आता है, 120 भी नहीं आता है, 180 भी नहीं आता है, 240 आता है 240। क्या 600 आता है? तो 600 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बोला है इन बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बीच में का मतलब बिल्कुल बीच में, किनारे वाला नंबर नहीं, तो बीच वाला। तो 1 2 3 4 5 6 540 तक तो हो गया 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn मतलब लास्ट टर्म कितना है, n मतलब कितना, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। Tn मतलब लास्ट टर्म, a पहला टर्म, d डिफरेंस। तो आपको लास्ट टर्म निकालना है। तो लास्ट टर्म तो आपको यहीं से दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आपने इस तरीकों का यूज किया होगा तो उससे आपको आइडिया लग रहा होगा लास्ट टर्म जो है 540 है। लेकिन जब आप इससे निकाल ही लेंगे तो फिर इस तरीके को तो यूज नहीं करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करके देखेंगे लास्ट वाले डिजिट से। तो 600 डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 600 चाहिए नहीं, तो आप 60 में माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 540, जो कि यहाँ भी आ रहा है। तो 540 क्या हो गया, लास्ट डिजिट 540, पहला टर्म क्या है 240 प्लस n, कितना टर्म है बीच में, n माइनस 1, और d क्या है 60 का डिफरेंस। 60 है ना, 60 का डिफरेंस। 540 माइनस 240 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 60। ये कितना आ जाएगा, 0 0, 5 में से 2 गया 3, और ये 60 n माइनस 1 इंटू 60। तो 60 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 n माइनस 1। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है n जो यहाँ पे दिया हुआ है वह कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन 4 की पावर n माइनस 4 की पावर 3n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो कह रहा है ये जो नंबर दिया है वो किससे हमेशा डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है आपके पास। तो एक काम करते हैं, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे छोटा इंटीजर से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा इंटीजर 1। ठीक है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 3 4n माइनस 4 3n। तो अब मेरे को इधर उधर बार बार करना पड़ता है। 3 4, 1 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 4, 3 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 3 4 माइनस 4 3, और 3 की पावर 4 मतलब 3, 4 बार 3 मतलब 81, और 4 बार 3 मतलब 64। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 11 में से 4 गया 7, और 7 में से 6 गया 1, तो 17। तो इससे ही आंसर आ गया। सबसे लीस्ट वैल्यू जो हमने इंटीजर का लिया पॉजिटिव, उसी से आंसर आ गया 17, क्योंकि 17 आपके ऑप्शन में है। तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 2,56,000 and the sum of the numbers is 1000. The numbers are ऑप्शंस आपके पास दिए और नंबर्स आर पूछ रहा है आपसे। तो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एक्चुअली में। द डिफरेंस कह रहा है कि डिफरेंस है बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब स्क्वायर ऑफ टू नंबर का क्या डिफरेंस दिया हुआ है आपके पास, वो वैल्यू, मतलब स्क्वायर ऑफ टू नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 2 5 6 1 2 3, ये है दिया हुआ है, एज इट इज मैंने लिख दिया। एंड द सम ऑफ द नंबर, और सम ऑफ द नंबर इज 1000, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल तो नहीं, मतलब ऑप्शन पिक किया, डाला, वैल्यू मैच कर गया तो ही आंसर, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बेसिक बता देते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ताकि जब भी एग्जाम में इस टाइप का है तो आप सॉल्व कर पाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया 2 5 6 1 2 3। ठीक है, और आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो यहाँ पुट कर देंगे x माइनस वाई 1000 इक्वल्स टू 2 5 6 0 0 0।
x माइनस वाई 1000 नीचे जाएगा 2 5 6 1 2 3 1000 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 256 आ गया आपको x माइनस वाई का वैल्यू। आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000 x माइनस वाई इक्वल्स टू 256। तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस एक्स एक्स 2x इक्वल्स टू 1 2 5 6। तो x इक्वल्स टू 2 छक 2 दूना 4 2 8। तो क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 628। ऑप्शन में देखेंगे, देखिए सी वाला है ना, x की वैल्यू a है, जो पहला वाला वैल्यू है 628। इसका मतलब आपको ये ही आंसर होगा। आपको v की वैल्यू भी नहीं निकालनी, बिकॉज जो पहला a का वैल्यू है या x का वैल्यू है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो a c इज द करेक्ट आंसर। b निकाल के टाइम क्यों वेस्ट करें, b वैसे भी आप निकाल सकते हैं। x निकल गया तो b इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में डालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी या y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, लॉस्ट और गेन का है, मतलब सेलिंग प्राइस का है, हानि और लाभ का है। देखते हैं। बाय सेलिंग 45 lemons for ₹40, a man loses 20%. How many should he sell for 24 rupees to gain 20% in the transaction? मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ कि बाई सेलिंग मतलब क्या बेचता है 45 लेमन्स 40 रुपया में, तो उसको लॉस होता है 20% का। ठीक है, 45 लेमन गया मार्केट में, बेच दिया 40 रुपया में, तो उसको लॉस हुआ है 20% का लॉस हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी शुड ही सेल। अब उसको कितना बेचना चाहिए, मतलब लेमन का नंबर पूछ रहा है कि वो उसको कितना बेचना चाहिए फॉर 24 रुपया, मतलब 24 रुपीज में उसको बेचना है, लेकिन कितना लेमन बेचना है ताकि उसको गेन हो सके 20% का। अब ये लॉस में गया तो अब भाई को गेन चाहिए, तो वही आपको निकालना है। बहुत बेसिक से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आप 45 लेमन है, तो पहले हम निकालेंगे एक लेमन को वो कितने सेलिंग प्राइस में खरीदा। ठीक है, तो देखिए 45 लेमन को उसने 40 रुपया में खरीदा, तो एक लेमन को L से लिखते हैं 40 डिवाइडेड बाई 45। सॉल्व करेंगे 8/9, तो आ जाएगा ये रुपीस, मतलब कि एक नींबू उसको 8/9 रुपया में उसको खरीदा, वो इसी रुपीस में खरीदा, तो उसको लॉस हो गया। तो 20% लॉस होने का मतलब क्या होता है कि 80% ही उसका पैसा लगा, मतलब 80% का ही उसको फायदा हुआ। ठीक है, लॉस हो गया ना, तो इसका मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू था उससे उसको कम फायदा हुआ। तो कितना कम फायदा हुआ, 20% कम फायदा हुआ, तो वो कितना हो गया, 80% का वैल्यू हो गया वो। तो इसका मतलब जो 80% है उसका वैल्यू का दाम है, उसका प्राइस जो है 8/9 रुपीज है। ठीक है, ये 80% का है प्राइस, तो 100% कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, तो 100% होता है, तो इसको आप निकाल लेंगे 8 9, ये 80 इधर जाएगा और ये 100 इधर जाएगा, 0 0 ये 8 8, तो हो गया 10/9 रुपीज। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये एक लेमन खरीदा था, वो बंदा खुद खरीदा था, सेलिंग प्राइस था उसका, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस कि लेमन कितने में बिक रहा था, उसका एक्चुअल प्राइस कितना था। तो सीपी जो है आपको लिखना है 10/9 रुपीज में एक लेमन। ठीक है, ये हो गया। अब उसको चाहिए फायदा, अब फायदा चाहिए 20% का उसको, तो इसका मतलब हमें चाहिए 120% का वैल्यू। ठीक है, तो 100% का वैल्यू था, ये 100% का ही वैल्यू है 10/9 रुपीज। तो अब आपको 120% का वैल्यू निकालना है, तो 10/9 इंटू 100 इंटू 120, ये गया 3 6 3 चौका 12, इसका मतलब 4/3 आ गया। ये क्या है, इसको अब ये खरीदना चाहता है फायदे में, तो एक लेमन का क्या हो गया, प्राइस है, ये हो गया रुपीस। तो इसका मतलब अब उसे एक लेमन 4/3 रुपीज में उसको क्या खरीदना है ताकि उसको 20% का फायदा हो जाए। आपसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी शुड ही
सेल, तो वो कितना बेचेगा, तो ये तो 1 लेमन का निकला है इतना रुपीज में, तो उसके पास कितना है, वो 24 रुपया है उसके पास, ये समझिए उसके पास 24 रुपया है। अब 24 रुपया में वो कितना लेमन क्या कर देगा, खरीदेगा। तो देखिए कितना है, 4/3 रुपीज में वो 1 लेमन, लेमन 1 के साथ एल हो जा रहा है, लेमन क्या है, इसको खरीदना है। और पैसे कितने हैं, तो 24 रुपये में कितने लेमन आएंगे, तो यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड से है 1 4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 24, तो इसका मतलब 1/4 इंटू 3 इंटू 24, और ये क्या होता है, 4 छक 24 और 6 इंटू 3 18, तो ये आ गया आपका बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, थोड़ा सा क्या है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि ठीक है उसको लॉस हुआ, तो वो 1 लेमन कितने पैसे में खरीदा था, तो मैंने 1 लेमन का निकाल लिया था, 1 लेमन का 8/9 रुपीज, मतलब 1 लेमन है ना वो खरीदा 8/9 रुपीज में, वो खरीदा जिसमें उसको लॉस हो गया, ठीक है, तो 80% का वैल्यू है ये। अब है कि ठीक है 80% का वैल्यू, तो 100% कितना में बिक रहा था, ठीक है, तो बिक रहा था 100%, तो वो मैंने निकाल लिया, उसका वैल्यू आ गया। अब ये कॉस्ट प्राइस 100% का वैल्यू आ गया, अब मुझे फायदा चाहिए, तो 120% का वैल्यू निकालना है, तो ये आ गया आपके पास 4/3, ठीक है, तो 1 लेमन 4/3 रुपीज में आएगा। तो उसके पास पैसा है, मतलब पैसा है, लेकिन पूछ रहा है कि नंबर्स ऑफ लेमन कितना वो खरीद लेगा, तो यूनिटरी मेथड मैंने लगा दिया, 4/3 में 1 लेमन 24 रुपया है, तो 24 रुपया में इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो 2 क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। 24 नंबर बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 मीटर एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 10 मीटर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। आपसे पूछ रहा है कि रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस में जो उसका पेरीमीटर है वो 52 मीटर है, तो रोम्बस बिल्कुल ऐसे होता है ना, जिसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ये चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। 52 मीटर आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब इसका 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 मेजरमेंट दिया है, ठीक है, तो 1 साइड का निकाल लेंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है, और इट्स शॉर्ट और डायगोनल, तो इसका दोनों साइड का डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, 2 डायगोनल होगा D1 D2, ठीक है, इट्स शॉर्टर डायगोनल मतलब इसका जो छोटा वाला डायगोनल है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 10 मीटर, तो मान के चलते हैं कि ये हो गया 10 मीटर, ये पूरा लेंथ है 10 मीटर का, तो ये आधा लेंथ कितना का हो जाएगा, हाफ 5 का, पूरा इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है, तो आपको लेंथ निकालना है लॉन्गर, जो लंबा वाला रह गया है, जस्ट सपोज ये लंबा वाला है, थोड़ा डायग्राम वैसे नहीं बना है, तो लंबा वाला डायगोनल का आपको लेंथ निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या होता है, डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री टू ईच अदर, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया इसका हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो क्या है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये 13 है, तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने मान लिया ये वाला डायगोनल का हाफ पोर्शन एक्स है, 169 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 169 में 25 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4, 1, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 12, तो ये हो गया, ये हाफ, ये आधा डायगोनल का वैल्यू आया है, ठीक है, ये हो गया 12, तो पूरे डायगोनल का पूछा है ना कि लॉन्गर साइड के डायगोनल का मेजरमेंट कितना होगा, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24, तो 24 मीटर इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रेन इज 110 मीटर लॉन्ग एंड इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन which it will pass a passenger by walking at 4 किलोमीटर पर आवर in the same direction is। मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 110 मीटर, ठीक है, ये हो गया 110 मीटर का ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन उसका लेंथ है, ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से, 58 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है 58 किलोमीटर पर
आवर, ठीक है। द टाइम, आपको टाइम निकालना है इन विच इट विल पास अ पैसेंजर, इट विल पास अ पैसेंजर, एक पैसेंजर है रास्ते से चल रहा है, तो वो टाइम निकालना है ट्रेन का, जितने टाइम में जो पैसेंजर वॉक कर रहा है उसको क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, और पैसेंजर जो चल रहा है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रेन, ये हो गया आपका ट्रेन, और ये हो गया आपका पैसेंजर। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है। अगर अपोजिट में होता, इधर से ये और इधर से ये, तो स्पीड प्लस होता है, और जब सेम में जाता है तो माइनस होता है। तो S1 माइनस S2, इसका जो स्पीड होगा, इसका जो स्पीड होगा, पहले उस दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखते हैं, ट्रेन का स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर है। पैसेंजर जो वॉक चल रहा है धीरे धीरे धीरे, उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसको S2 ले लेते हैं, इसको S1, 4 किलोमीटर पर आवर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों का, 8 में से 4 गया 4, तो 54 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड हो गया, रिलेटिव मतलब दोनों एक दूसरे के क्या रिलेटिव में है, पैरेलल चल रहे हैं, बगल से चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आंसर है वो सारा सेकेंड्स में दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ भी सेकेंड मीटर में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा इजी करने के लिए हम पहले इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, स्पीड कितना आया 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 54 5/18, ये 3 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 18 36 54, ठीक है, ठीक है। 3 बार में 5 10 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया स्पीड। और आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड आ गया 15, डिस्टेंस जो कि लेंथ है ट्रेन का 110 मीटर, और आपसे टाइम पूछा है ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इस आदमी को पार करने में। तो यहाँ पे आ जाएगा 110, एक्स इधर चला जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, 5 10 15, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, मतलब 22/3 मीटर पर सेकेंड। मेरा इसी तरीके से है थोड़ा, ठीक है। तो अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज ऑप्शन में आपको 22/3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 19 20 21 22, 4 बाई 3 छक 3 7 21, 3 7 21 तो होता है ना, 3 7 21, एक रह जाएगा कैरी, 3/1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सी 7 1/3 हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो होप कि आपको ये मैथ्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, मतलब अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से कर लेंगे, और कोई तो एकदम हिट एंड ट्रायल वाला है, अगर वैल्यू पुट करके भी करेंगे ऑप्शन से तब भी आंसर आ जाएगा। और मैथ का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये बहुत इजी आता है, एवरेज आता है, इजी नहीं एवरेज आता है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने 10 नंबर पक्का कर सकते हैं। इसलिए मैथ को इग्नोर ना करें, मैथ को बहुत अच्छी से पढ़ें, बहुत इजी बहुत प्यार से हो जाएगा। आप 10 साल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसमें से ही रिपीट होता है, तो ऐसे भी आपका आना ही है। और इस चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, तो उस वीडियोस को भी चेकआउट करें। अगर आपको PDF चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल भी से जुड़ सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वाह। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।